हमारी सरकार। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और कहा कि देश हित में बड़ा फैसला लिया गया। पीएम ने कहा कि आंदोलनकारी किसान अब अपने घर लौट जाएं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में। संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम ने सबसे पहले देशवासियों को प्रकाश पर्व और देव दीपावली की बधाई दी। कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने किसानों के लिए अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए। आपके सपने साकार हो सके। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में फोकस किसानों पर ही रखा और कहा कि वो किसानों की परेशानियों को काफी करीब से देख रहे हैं और किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए कई पुराने नियमों को बदला गया है और छोटे किसानों का खास ख्याल रखा गया है और सरकार का कृषि बजट 5 गुना तक बढ़ाया गया है। किसान संगठनों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। वापस लौटने के मुद्दे पर कल संगठनों की बैठक होगी। कल की बैठक में रणनीति पर फैसला होगा। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। टिकैत ने एमएसपी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करेगी। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धावले ने 3 कानून वापस लेने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तीनों कानून काफी पहले रद्द हो जाने चाहिए थे। सरकार ने सही फैसला लिया है, लेकिन यह फैसला देर से लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 500 किसान संगठनों ने 1 साल तक पूरे दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, इसकी ये बड़ी भारी जीत है। लेकिन हम उसके साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि 1 साल इसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। इसको टाल दिया जा सकता था अगर प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले ही ये निर्णय लेते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को लोकतंत्र की जीत और मोदी सरकार के अहंकार की हार बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद, जय किसान। आरजेडी नेता मनोज झा ने इसे आंदोलन और किसानों की जीत बताया। मनोज झा ने कहा है कि एक जीवित आंदोलन सरकार के फैसले बदल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद से कुछ भी वापस करा लेगी और देश उसे स्वीकार कर लेगा। ऐसा नहीं चलेगा। अहंकार हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। का मार्ग भारत ने दिखाया। शांतिपूर्ण। पीएम नरेंद्र मोदी आज से अगले 3 दिनों तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। आज प्रधानमंत्री बुंदेलखंड के 1 दिन के दौरे पर झांसी और महोबा जाएंगे। किसी ने किया इस समूची मोदी झांसी और महोबा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और अरबों की सौगात देंगे। मन का अंधकार क्या कभी। झांसी में पीएम मोदी सेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन, यूएवी और नौसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जैसे आधुनिकतम साजो सामान सौंपेंगे।
वे यूपी डिफेंस कॉरिडोर में मिसाइल प्रोपल्शन यूनिट के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करने वाले हैं। झांसी में रक्षा समर्पण पर्व के समापन के मौके पर पीएम 100 नए सैनिक स्कूलों के गठन की घोषणा करने वाले हैं। इन स्कूलों को प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा वे एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन भी लॉन्च करेंगे। उसके पहले सदस्य बनेंगे। पीएम एनसीसी कैडेट्स के लिए सिमुलेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। इससे पहले महोबा में दिन के 2:45 बजे पीएम मोदी 5 बांध और सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन पर 3,240 करोड़ की लागत आई है। इसके अलावा पीएम लोक निर्माण विभाग, खनिज विभाग, पर्यटन विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। बुंदेलखंड के दौरे के बाद आज शाम को ही पीएम लखनऊ रवाना हो जाएंगे, जहां वो अगले 2 दिन तक रहेंगे। पीएम 20-21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस का समापन करने के बाद वो लखनऊ से बांदा जाएंगे। पीएम के साथ यहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट में फार्मा इंडस्ट्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश के हेल्थ केयर सेक्टर ने जो दुनिया भर में भरोसा कायम किया है, उसी की वजह से भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। किफायती कीमतों पर हाई क्वालिटी और क्वांटिटी के मेल ने दुनिया भर में भारतीय फार्मा सेक्टर का ध्यान खींचा है। 2014 के बाद से इस सेक्टर ने $12 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है। यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में अमित शाह को ब्रज और पश्चिमी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभार दिया गया है। गोरखपुर और कानपुर के प्रभारी नड्डा खुद होंगे। बैठकों के जरिए हर बूथ को जीतने का मंत्र ये बड़े नेता बूथ अध्यक्षों को देंगे। बैठक में यूपी में पीएम और सीएम के चुनावी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में कॉमेडियन वीर दास शो नहीं कर सकेंगे। स्टैंड अप पर विवाद खड़ा होने के बाद राज्य सरकार दास के कार्यक्रम की इजाजत नहीं देगी। 13 नवंबर को अमेरिका में कार्यक्रम के दौरान दास ने महिलाओं की सुरक्षा, कोविड-19, प्रदूषण और किसान के विरोध जैसे मुद्दों पर 2 भारत की तुलना की थी। 15 नवंबर को यूट्यूब चैनल पर कॉमेडियन ने मोनोलॉग का एक वीडियो क्लिप अपलोड किया। एक्ट्रेस हेमा मालिनी और लेखक प्रसून जोशी को इस साल इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोनों को ये सम्मान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। एलएसी के पश्चिमी क्षेत्र में बने हालात को लेकर भारत और चीन के बीच एक बार फिर बातचीत हुई। हालांकि इस बैठक में कोई ठोस नतीजा बाहर नहीं निकला। दोनों पक्षों में इस बात को लेकर सहमति बनी कि अगले राउंड की बैठक जल्द की जाएगी। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में बने हालात का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्षों को जमीनी हालात सुधारने होंगे ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। पिछले महीने भारत और चीन की मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें राउंड की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। कोरोना से जंग में बड़ी खुशखबरी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश में अगले महीने से 18 साल के ऊपर के लोगों को जायडस का टीका लगाए जाने की संभावना है। खबर है कि सरकार ने फिलहाल जायडस के टीके की 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, जो दिसंबर में मिलेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में फाइजर के टीके को इजाजत मिल सकती है, बशर्ते कंपनी अपनी शर्तें वापस ले ले। फाइजर ने नुकसान की स्थिति में हर्जाना की मांग की, जो सरकार को कबूल नहीं है। फाइजर की शर्त मानने पर दूसरी कंपनियां भी इसके लिए दबाव डाल सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तक 110 देशों ने भारत में बने कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोरोना टीकों को मान्यता दे दी है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो विदेश जाना चाहते हैं। साथ ही जिन देशों में कम टीकाकरण हुआ है, उन्हें भी लाभ होगा। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भारत उन देशों को टीके दे सकता है जहां 35% से कम टीकाकरण हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कोवैक्स के तहत टीके की 1 करोड़ डोज के निर्यात की इजाजत दे दी है। सरकार को इस महीने 31 करोड़ डोज मिलने वाले हैं।
मध्य प्रदेश के खंडवा में उन लोगों को शराब नहीं मिलेगी जिन्होंने कोरोना टीके की दोनों डोज नहीं ली है। जिला प्रशासन ने सभी शराब दुकानों को आदेश दिया है कि वे टीकाकरण सर्टिफिकेट देखने के बाद ही लोगों को शराब दें। हालांकि बाद में इस आदेश में ढील दे दी गई और ग्राहकों से सिर्फ पूछकर तसल्ली करने का निर्देश दिया गया है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली के गुरुद्वारों में शानदार रोशनी की गई। जगमग गुरुद्वारों की छटा देखते ही बनती है। अमृतसर में भी गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। दर्शन के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पर अमृतसर में सुबह सुबह नगर कीर्तन का आयोजन किया गया और गुरु नानक देव जी के रास्ते पर चलने के लिए कहा गया। इसके लिए एसजीपीसी ने खास इंतजाम किए हैं। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सारे देश में पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। इस मौके पर वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन होगा। वाराणसी के 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलाने की तैयारी की गई है। यहाँ दीप मालाओं की अनोखी छटा सबको देखने को मिलेगी। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में चेत सिंह घाट पर शाम होते ही लेजर लाइट से ऐसी ही शानदार छटा बिखरेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। इस बार देव दीपावली पर गंगा के घाट 32 लेजर लाइट्स और 500 अन्य लाइट्स की रोशनी से नहा उठेंगे। बताया जा रहा है कि इन लेजर लाइट्स की रौनक 6 किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ेगी। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। केजरीवाल ने कहा कि यमुना की नदी को इतना गंदा होने में 70 साल लगे हैं, इसे 2 दिन में साफ नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने भरोसा दिया है कि अगले चुनाव तक इसे साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2025 तक हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। बीती रात चंडीगढ़ में अभिनेता सोनू सूद और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के बीच मुलाकात हुई। यह बैठक करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद और उनकी बहन मालविका सूद को सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के खेमे में लाना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात को लेकर अभिनेता सोनू सूद और अकाली नेता सुखबीर बादल ने अभी पत्ते नहीं खोले। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन ने भारी बारिश के मद्देनजर नेल्लोर, चित्तूर और कडप्पा के जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। नेल्लोर, चित्तूर और कडप्पा जिले के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया। आंध्र प्रदेश के ये तीनों जिले भारी बारिश की चपेट में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच एक बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का 21 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि दोनों राज्य बड़े भाई छोटे भाई जैसे हैं। इस निर्णय से दोनों ही राज्यों को लोगों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 5700 हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त सर्वे होगा। जो जमीन यूपी के काम की है वो उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी, शेष उत्तराखंड को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार बनवास किच्छा बैराज का पुनर्निर्माण कराएगी। हरिद्वार का होटल उत्तराखंड को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन। उद्घाटन के मौके पर भूपेश बघेल अपने आप को फुटबॉल खेलने से रोक नहीं सके और खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से रांची में होगा। मैच 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। रोहित की नजर सीरीज जीतने पर मैच पर पड़ सकता है उसका प्रभाव। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कानपुर में तैयारी तेज। ग्रीन पार्क में 75% दर्शकों को जाने की अनुमति। ग्रीन पार्क में पिच पर बहस तेज। विवादों में रहा है कानपुर का मैदान। पिच क्यूरेटर ने कहा बल्लेबाजों को पिच से मिलेगी मदद। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने किया खुलासा। कहा टीम इंडिया का हेड कोच बनने का मिला था ऑफर, राहुल के पद संभालने से हैरान। एशिया कप पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा का बयान। भारत का पाकिस्तान आने से इनकार करना मुश्किल, लेकिन भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर फैसला वक्त के अनुसार किया जाएगा। 6 साल बाद इंग्लिश क्रिकेटर जैक ब्रूक्स ने चेतेश्वर और उनके परिवार से मांगी माफी। कठिन उच्चारण की वजह से चेतेश्वर पुजारा को मजाक में स्टीव कहते थे।
ताइवान के राष्ट्रपति 64 अपग्रेडेड F-16 विमानों को किया सेना को समर्पित। चीन के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है ये सैन्य अपग्रेड। हाल के दिनों में चीनी एयरफोर्स के विमानों ने कई बार किया है ताइवान की संप्रभुता का उल्लंघन। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एयरपोर्ट पर फंसे हैं कई इराकी शरणार्थी। पोलैंड के रास्ते यूरोपीय यूनियन के देशों में घुसने में नाकाम रहे शरणार्थी लौट रहे हैं अपने देश। इराकी विदेश मंत्रालय ने स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों को वापस लाने की तैयारी की है। बेल्जियम में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच यहां की सरकार ने जारी किए कुछ जरूरी दिशा निर्देश। सरकार ने मास्क पहनने से लेकर वर्क फ्रॉम होम पर दिया जोर। 20 नवंबर से सभी रेस्तरां और कैफे में मास्क पहनना होगा अनिवार्य। ग्रीस में स्वास्थ्य कर्मी सड़कों पर उतरे। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बीच तनख्वाह मिलने में हो रही देरी, काम के बोझ और कर्मचारियों की कमी के चलते किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार से जल्द नई भर्ती करने की अपील की है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को बताया गलत। वैक्सीन लगवाने के लिए आजादी होने की मांग की। इसके साथ ही नोवाक के ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पर भी बना हुआ है असमंजस। सर्बिया के इस टेनिस खिलाड़ी ने अभी तक नहीं बताया है अपना कोविड वैक्सीन स्टेटस। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के कारोबार में उतर सकती है टाटा मोटर्स। फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत वाहन कबाड़ केंद्र स्थापित करने की योजना। महिंद्रा की गाड़ियों पर मिल रहा है 82,000 रुपए तक का डिस्काउंट। 30 नवंबर तक स्कॉर्पियो और XUV 300 समेत कई गाड़ियों पर भारी छूट। अक्टूबर में वाहनों की रिटेल बिक्री में 5.33% की गिरावट। अक्टूबर 2019 के मुकाबले 26.5% से ज्यादा लुढ़की बिक्री। IPO प्राइस से 9% नीचे हुई पेटीएम की लिस्टिंग। निवेशकों को हर एक शेयर पर 350 रुपए का घाटा हुआ। इंडोनेशिया के एविएशन सेक्टर में GMR एयरपोर्ट्स की एंट्री। मैदान एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए जीती बोली। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के घर गूंजी किलकारी। सरोगेसी से जुड़वा बच्चों की मां बनी प्रीति जिंटा। लोगों ने दी बधाई। अभय देओल की फिल्म वेल्ले 10 दिसंबर को थिएटर में होगी रिलीज। तेलुगु फिल्म का रीमेक है वेल्ले। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म बुल 2030 में होगी रिलीज। 1980 की घटना पर आधारित होगी फिल्म। कार्तिक आर्यन और राम माधवानी की धमाका OTT प्लेटफॉर्म पर हुई रिलीज। न्यूज एंकर की भूमिका में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट फिर टल गई। 18 फरवरी की बजाय अब 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हो सकती है फिल्म। और आइए आपको दिखाते हैं कार्तिक नाच का नजारा। ये